Good morning, all. Welcome to AR Tutorials. First of all, I'd like to congratulate my all students who qualified UP PGT exam. Today, I'm going to discuss about the representative poet of the modern age, T.S. Eliot. Let's discuss. T.S. Eliot was an English poet, playwright, literary critic, editor, and a leader of the modernist movement in poetry. He produced great works such as The Waste Land and Four Quatrains. He was born on September 26, 1818 in St. Louis, Missouri, US, and died on 4th January 1965, London, England. एक्चुअली बाय बर्थ जो है वो अमेरिकन थे, बट 1927 में जो है उन्होंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली और फिर वहीं रह गए और उसके बाद उनकी डेथ भी जो है इंग्लैंड में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उस वक्त सिर्फ इंग्लैंड में ही लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि इंग्लैंड के दूसरे स्टेट्स जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसके अलावा और भी दूसरी जगहों पर अमेरिका, इंडिया, रशिया, बहुत ही जगह पर लिखा जा रहा था। और लोग जो है वहाँ से, अमेरिका से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से जो है इंग्लैंड आ रहे थे फॉर द बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक उसी तरीके से बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए टी.एस. एलियट भी जो है अमेरिका से इंग्लैंड आए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर हैं, जैसे हमारे आयरलैंड से जो राइटर आए थे, WB ईट्स आए थे आयरलैंड से, उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस आए थे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे राइटर्स जो है वो दूसरी जगहों से कहाँ आए थे, इंग्लैंड आए थे। वो बहुत ही रिच और रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो पेरेंटिंग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उनके फादर जो थे, ही वॉज एन हेनरी वेयर एलियट एंड ही वॉज अ बिजनेसमैन, एंड हर मदर Charlotte Champeston, she was a poet and as well as a social worker. She has written the biography of his own father-in-law. अगर हम उनकी स्कूलिंग की बात करें तो he did his schooling from St. Louis School and after that he went to Harvard University और वहाँ पर जो है उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD किया मार्टन कॉलेज से। लेकिन जैसे ही जो है वो अपना PhD का जो फाइनल एग्जाम होता है वो नहीं दे पाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अराइव हो गया था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी हो गई थी। तो वो जो है अपना फाइनल जो है ओरल एग्जाम वाइवा वोसी देने के लिए वहाँ पर नहीं जा पाए थे। उनका जो टॉपिक था डॉक्टरेट का, दैट वाज अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.S. ब्राडले था। लेकिन फिर 1911 में जो है वो जाते हैं हार्वर्ड और फिर 1911 से लेकर के जो है 1914 तक वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर जो है वो इंडियन फिलोसफी और संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन जो है हमें उनके वर्क वेस्टलैंड में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिनाउंड फैमिली, वेरी रिच फैमिली। वो जो है ही बिलोंग्स टू अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे विद रूट्स इन इंग्लैंड एंड न्यू इंग्लैंड। और उनके जो पैटर्नल फादर थे, दादाजी जो थे, हिज नेम वाज विलियम ग्रीनलीफ एलियट, वो कहाँ आए थे, सेंट लुइस मसूरी में आए थे और वहां पर आकर के उन्होंने जो है यूटिलिटेरियन क्रिश्चियन चर्च की जो है स्थापना की थी। अगर उनके लव अफेयर की बात करें तो उनका जो लव अफेयर था वो एमिली होल से था। उसके बाद अगर उनकी शादी की बात करें तो पहली मैरिज जो हुई थी दैट इज विद विवीन हाइवुड से हुई थी। तो ये जो इवीन हाइवुड जो थी वो 1915 से लेकर के 1947 तक उनका रिलेशन था। शी वॉज अ बैलेट डांसर, बट अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कुछ इशू हो गया था और जिसकी वजह से जो है एलियट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। उसके बाद जो है वो अपने सेक्रेटरी से मिलते हैं, हर नेम वाज विवी एलियट, और फिर उसके बाद उससे दूसरी शादी करते हैं। 1957 से लेकर के 1965 तक उनका रिलेशन रहता है।
1914 जो है उनके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो इजरा पाउंड से मिले थे। और इजरा पाउंड जो है, जिनको उनका पोएटिक गुरु भी कहा जाता है, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हु इज द पोएटिक गुरु ऑफ टी.एस. एलियट। तो इजरा पाउंड इज द पोएटिक गुरु ऑफ टी.एस. एलियट। और इसके बारे में उन्होंने कहा है, इजरा पाउंड के बारे में टी.एस. एलियट ने कहा है, इल मिलिग्रो फेबो, जिसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्टमैन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजरा पाउंड के बारे में टी.एस. एलियट ने कहा है इल मिलिग्रो फेबो, जिसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्टमैन। और ये जो वर्ड है द बेटर क्राफ्टमैन, इसको पहली बार यूज किया है दांते ने एक पोएट अर्नोल्ड डैनियल, इसके लिए जो है पहली बार यूज किया था दांते ने। लेकिन इस वर्ड को एल मिलिग्रो फेबो को जो है किसने यूज किया, एलियट ने यूज किया था। किसके लिए, टी.एस. एलियट ने यूज किया था इजरा पाउंड के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वेस्टलैंड का एडिटिंग किया था। 1916 में जो है उन्होंने कुछ दिन तक स्कूल की नौकरी भी की थी, क्योंकि उनके लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, बट ये बहुत थोड़े समय के लिए था। फिर 1917 में जो है ही ज्वाइन द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ लियोर्ड बैंक, जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ही एक्सपेरिमेंट विद द डिक्शन स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन, रिवर्चलाइज इंग्लिश पोएट्री एंड द सीरीज ऑफ क्रिटिकल essays he shattered the old orthodox and erect new ones। उन्होंने जो है थ्रू हिज पोएट्री जो है बहुत सारे स्टाइल्स को, डिक्शंस को और नए नए जो है वर्सिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोएट्री में। और इंग्लिश पोएट्री का जो कद है उसको बहुत ही ऊपर उन्होंने उठा दिया था। और अगर हम उनके क्रिटिकल एसेज की बात करें तो क्रिटिकल एसेज में जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं उनको उन्होंने शैटर किया, और जो नई आइडियाज है, जो नई सोच है, उसको उन्होंने क्या किया, आने वाले जनरेशन के लिए लाके खोल दिया। उनका जो 1948 जो है उनके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि इस साल जो है उन्हें 2 ग्रेट अवार्ड्स मिले। पहला तो उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, और दूसरा जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। और उस वक्त जो है उनको इंग्लैंड का मैन ऑफ लेटर्स कहा जाने लगा था। 1917 में जो तक जो है उन्होंने अपने आप को एक एवन ग्रेड राइटर के रूप में जो है इंट्रोड्यूस कर लिया था। एवन ग्रेड राइटर वो होता है जो कि आर्ट में, म्यूजिक में और या लिटरेचर में क्या करता है, नए नए जो है मेथड्स को, नए नए आइडियाज को जो है इंट्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड द एवन ग्रेड। और 1917 से लेकर के 1918 तक ही बिकम द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द मैगजीन, एक एगोइस्ट मैगजीन है जिसके वो 1917 से लेकर के 1918 तक असिस्टेंट एडिटर रहे थे। इसी मैगजीन में जो है पहली बार 1919 में जो है उनका वर्क ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश हुआ था। 1922 में जो है ही एडिटेड द क्राइटेरियन, दैट इज एन intellectual magazine in which many of his work were published. His professor includes being a poet, critic and an editor. Actually the criterion जो है मॉडर्न एज में, अब तो शायद इसका नाम उतना नहीं है या खत्म भी हो चुका है, बट क्राइटेरियन जो है उस वक्त का सबसे कॉम्प्लेक्स वर्क के पब्लिकेशन के लिए जाना जाता है। और इसी में जो है पहली बार उनका वर्क जो है पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड। 1925 में जो है ही बिकम द डायरेक्टर ऑफ द फेवर एंड फेवर। याद रखिएगा 1925 में जो है ये फेवर एंड फेवर के डायरेक्टर बन गए थे। एक चीज और इसके बारे में है कि इसका नाम पहले गावर एंड फेवर था और फिर बाद में फेवर एंड फेवर हुआ। ऑन 1927, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1927 में 2 इंसिडेंट इनके साथ हुआ था। पहला इंसिडेंट तो ये था कि 1927 में ही टुक द ब्रिटिश का सिटीजनशिप लिया था, ठीक है। एक चीज और उसी साल जो है 29 जून को जो है वो एंग्लिकनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। एक्चुअली ही बिलोंग्स टू अ यूटिलिटेरियन फैमिली, और फ्रॉम यूटिलिटेरियन he converted himself to Anglicanism on 29th June 1927, and in the same year in the month of November he took the citizenship of British
ओके, ही वाज, एज आई टोल्ड यू, ही वाज एन अमेरिकन, और 1927 में जो है उन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप ले ली थी। 1930 से लेकर के 1916 तक उनके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। मानो तो ये 30 साल जो है उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड पर या फिर इंग्लिश लिटरेचर पे उन्होंने जो है राज किया था। उनको मोस्ट डोमिनेंट फिगर इन द पोएट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जाना जाने लगा था। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि GIC 2021 में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, PGT में आ चुका है, कि उन्होंने अपने बारे में कहा है कि प्रोक्लेम हिमसेल्फ दैट एंग्लो कैथोलिक, he proclaimed himself as Anglo-Catholic, classical in literature, royalist in पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। उन्होंने जो है अपने बारे में क्या कहा है कि वो जो है एंग्लो कैथोलिक थे रिलीजन के रूप में। अगर वो रिलीजन की बात की जाए तो ही वॉज एन एंग्लो कैथोलिक एंड ही वॉज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्योंकि जितने भी क्लासिकल राइटर्स थे जैसे दांते हुए, होमर हुए, उनसे उन्होंने सीखा, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखा, उनको अपना मास्टर्स मानते थे। और जो है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स तो वो रॉयलिस्ट, अपने आप को रॉयलिस्ट कहते थे, क्योंकि वो रॉयलिस्ट पार्टी के क्या थे, सपोर्टर थे। उनको जो है 20th सेंचुरी रिनासा मैन भी कहा जाता है। 20th सेंचुरी रिनासा मैन, ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया था कि हु इज द रिनासा मैन ऑफ एलिजाबेथन एज, तो उसका जवाब होगा फिलिप सिडनी। ठीक उसी तरीके से 20th सेंचुरी का रिनासा मैन किसको कहा जाता है, दैट इट इज TS एलियट। अब हम उनके पोएट्री के थीम्स को अगर हम देखें तो उनके पोएट्री में डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है दैट इज अ रिलीजन। द रिलीजन इज अ पोएटिक थीम दैट surface in the poetry of T.S. Eliot. Eliot discusses its relevance for the modern age beset by the modern generation, war, and uncertainty. Eliot's work is characterized by the extensive use of intersexuality, particularly with regard to the biblical allusion and references the Holloman. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड की जो स्थिति हो गई थी, मॉडर्न एज के लोगों के अंदर किस तरीके से जो है स्पिरिचुअल बैरननेस हो गया था, स्पिरिचुअल डिकेडनेस हो गया था, लोग जो है गॉड से किस तरीके से दूर हो गए थे, लोगों की लाइफ किस तरीके से रूटीन हो गई थी, ये जो है उनके वर्क्स में हमें दिखाई देता। और इसको बताने के लिए उन्होंने कई जगह जो है बिब्लिकल रेफरेंसेस का यूज किया है। अगर उनका वर्क हम देखें हॉलो मैन, उसकी जो लास्ट लाइन है दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कोटेड लाइन, वहां पर जो है उन्होंने अपना ग्रीवांस को जो है एक्सप्रेस किया है कि किस तरीके से जो है लोग गॉड से दूर होते जा रहे हैं। और वो कहते हैं दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। तो जो रिलीजन डिकेडनेस है वो उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन वेस्टलैंड बट ऑल्सो इन अ हॉलो मैन एंड अदर वर्क्स। Similarly, religion symbols are also seen in West. जैसा कि मैंने आपको बताया है, to create the idea of the sense of religion, isolation and spiritual disconnected that has transcended time. Eliot's personal relationship with religion, heavenly influence in the journey of Magi, having just converted from the Catholicism to Anglicanism, Eliot transport his own transmutated relationship with the faith to the nativity setting of the poem. Eliot undermines the traditional hero natures of the ventures and demonstrates spiritual conflict and difficulties of maintaining the faith in the modern. उनका जो वर्क है, बहुत सारा वर्क है, जैसे अगर हम द जर्नी ऑफ मजाई की बात करें या फिर जो है ऐश वेडनेसडे की बात करें, उसमें उन्होंने अपना पर्सनल स्ट्रगल भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो एक आदमी का खुद के साथ और उसके इनर सेल्फ के साथ जो कन्फ्लिक्ट होता है रिलीजन को लेकर के, गॉड को लेकर के, उस चीज को जो है हमें देखने को मिलता है। और ये चीज जो है मतलब रिलीजन से जो है दूरी जो लोगों की मॉडर्न वर्ल्ड में बनती जा रही है, ये चीजों को उन्होंने जो है बहुत सारे वर्क में अपने एक्सप्लेन किया है। आइसोलेशन,
आइसोलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। अगर हम बेसलैंड की बात करें, अगर हम हॉलो मैन की बात करें या फिर और भी उनके दूसरे वर्क हैं, वहाँ पे हमें जो है आइसोलेशन का थीम मिल रहा है। लोग क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, को देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है, मैन का फैमिली के साथ, मैन का पेरेंट्स के साथ, मैन का गॉड के साथ, इवन खुद का मैन का सोल के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है। ये चीजें जो है हमें उनके वर्क्स में देखने को मिलती है। दूसरा जो है एक उनका इम्पोर्टेंट थीम है दैट द रोल ऑफ आर्टिस्ट इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में जो है आर्टिस्ट का क्या रोल है, उसको भी हमें वो देखने को मिलता है कि एक आर्टिस्ट का काम क्या है कि जो सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, बुराइयां इन द सेंस अगर आप देखेंगे कि मॉडर्न एज में जो है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम था, मॉडर्न एज में जो है मोरल डिग्रेडेशन हो चुका था, मॉडर्न एज में जो है सेक्सुअल लव का इम्पोर्टेंस कम हो गया था, सेक्सुअलिटी का इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गया था, लोगों की लाइफ जो है रूटीन हो गई थी, लाइफ जो मोनोटोन। तो ये जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, उसको जो है खुल करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये एक रोल ऑफ आर्टिस्ट है। इस चीज को भी जो है, ये भी चीज हमें जो है उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हुआ था लाइफ का, मनी का, हर एक चीज का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि न्यूक्लियर बम, एक आदमी, एक इंसान जो है, एक कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के लिए के ऊपर जो है न्यूक्लियर बम डाल सकता है। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं होता कि आज सब कुछ ठीक हो रहा है और कल जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी थीम जो है, ये उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छी पोएम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द राइटर, वो अपने खिड़की के पास बैठे होते हैं, पोएट्री लिखते हैं और कहते हैं कि मैं आज बस बैठ करके पोएट्री लिख रहा हूँ, पता नहीं कल का, पता नहीं जिस फ्यूचर की हम बात करें उसका कुछ पता नहीं। तो मॉडर्न एज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है अनसर्टेनिटी, लोगों को पता नहीं है कि कल क्या होगा, आज हम जिंदा हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये हमें उनके वर्क में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है वो लंदन को जो है वो अनरियल सिटी मानते थे, और जो मॉडर्न एज है, जो मॉडर्न अर्बन लाइफ है, उसके अगलीनेस को जो है उन्होंने जो है खास करके लंदन लाइफ, लंदन जो है, लंदन के जो है अर्बन लाइफ के अगलीनेस को जो है उन्होंने जो है अपने वर्क्स में दिखाया है। खास करके इसका बहुत ही क्लियर रिफ्लेक्शन हमें वेस्टलैंड में देखने को मिलता है। उन्होंने जो है अपने वर्क में नए नए टेक्निक्स को यूज किया है, और जो फॉरेन मिथ्स थे, जो एंशियंट कल्चर थे, उन चीजों को जो है उन्होंने अपने वर्क में यूज किया है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर को यूज किया है उन्होंने, और इनकी जो पोएट्री है इट डील्स विद द हार्श कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ द मॉडर्न अर्बन लाइफ। जो मॉडर्न अर्बन लाइफ की जो हार्श रियलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि जो है एलियट का वर्क समझना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि वो खुद मैन ऑफ लेटर्स थे, और वो जो है ट्रेडिशन में यकीन करते थे। जो उनके जो पास्ट राइटर्स हैं, जो ग्रेट राइटर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा था, बहुत सारे लैंग्वेजेस को वो जानते थे। तो उनके जो वर्क्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का हमें रेफरेंसेस मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का रेफरेंसेस मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुजन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्क जो है को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक आम रीडर के लिए। अब अगर हम एलियट के इन्फ्लुएंस की बात करें, तो उनके ऊपर जो सबसे पहला इन्फ्लुएंस था वो एडवर्ड फिजर्ल्ड का था। उन्होंने उनका एक वर्क पढ़ा था, रुबियत ऑफ ओम खय्यम। ये वर्क जो है उन्होंने पढ़ा, जिन्होंने उन्हें बहुत ही इन्फ्लुएंस किया, क्या लिखने के लिए? पोएट्री लिखने के लिए। दूसरा, इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी का जो है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। आप फायर सरमन में देखेंगे कि जो है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फिलोसफी का जो है वहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। इजरा पाउंड ने जो है उनको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। मेटाफिजिकल पोएट्स, डन के वो बहुत बड़े जो है पुजारी थे, वो हर्बर्ट के बहुत बड़े पुजारी थे, वो काउली को बहुत पसंद करते थे। तो इनसे जो है उन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट सीखा, और ये जो है हमें उनके पोएट्री में देखने को मिलता है। दांते को वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दांते की डिवाइन कॉमेडी को उन्होंने पढ़ रखा था, एंड किस तरीके से वर्ड को पॉलिश करना है, वर्ड को कैसे यूज करना है, ही लर्न्स फ्रॉम देयर। एंड
ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसका जो है बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल जो है हमें लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग में देखने को मिलता है। मुझे एक लाइन याद आती है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून। यहाँ पर देखिए, क्या एक इंसान जो है अपनी जिंदगी को कॉफी के स्पून से नाप सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर यही तो एलियट की खासियत है कि ये टू डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपोज करके जो है एक नए आइडिया को जो है बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रूफ्रॉग अपने बारे में कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी का जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बिताया है कहाँ, कॉफी हाउसेस में बिताया है। अपने वक्त, अपने लाइफ का जो है बहुत सारा जो टाइम है उसको हमने कहाँ बिताया है, कॉफी हाउसेस में बिताया है। टाइम, अपने लाइफ का जो कीमती वक्त है उसको मैंने क्या किया है, कॉफी हाउसेस में जाकर के क्या किया है, बर्बाद किया है। अब हम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एलियट को देखते हैं। उनका पहला जो वर्क था दैट इज अ लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। दिस वर्क वाज पब्लिश, सॉरी, ये वर्क जो है वो 1910 में लिखा गया था। ये एक मॉडर्निस्ट पोयम है। ये वर्क याद रखिएगा, ये वर्क जो है 1910 में लिखा गया था और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था कब, 1915 में पब्लिश हुआ था इन द प्रेस्टिजियस अमेरिकन जर्नल पोएट्री। ठीक है, 1915 में पहली बार पब्लिश हुआ और फिर दोबारा से जो है उनका एक पोएम का कलेक्शन आया था, प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन, 1917 में उसको जो है वहां पे जगह मिली। तो याद रखेगा, 1910 में लिखा गया, फर्स्ट पब्लिश हुआ 1917 में, और प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन में जो है उसको 1917 में जगह मिली। अब जो है हम लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग को देखते हैं। लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग जो है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। एक्चुअली इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, और ये जो है इस पोयम में जो है द स्पीकर नरेट्स द एंजाइटी एंड प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हिज इनर लाइफ। उसका जो अपना इनर कन्फ्लिक्ट है, जो इनका उसका जो अपना फ्रस्ट्रेशन है, जो कंफ्यूजन है, वो जो है हमें इस पोयम में देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस पोयम जो है इसको लिखा गया है नरेटिव टेक्निक, इस पोयम को जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया। हु इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बताइए? यस, रॉबर्ट ब्राउनी इज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसमें जो है ये पूरा प्ले, सॉरी, ये जो पूरा पोयम है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जो है इसमें हमें कैरेक्टर रिविलेशन मिलता है। किसका? प्रूफ्रॉग का जो है कैरेक्टर रिविलेशन मिलता है। यहाँ पे जो स्पीकर है, हु इज द स्पीकर? द प्रूफ्रॉग इज अ स्पीकर एंड एक्चुअली ही इज अ बाल्ड मिडिल एज मैन, ही इज अ टिमिड एंड ही इज अ फेलियर। वो अपने फेल होने से, अपने प्यार में फेल होने से क्या करता है, बहुत ही डरता है। एंड ही इज ऑल्सो द इन हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजन, डिसीजन को लेने से क्या करता है, डरता है। एक्चुअली ये जो प्रूफ्रॉग है ये सिंबल है मॉडर्न मैन का, और थ्रू दिस सिंबल, थ्रू दिस प्रूफ्रॉग जो है पोएट ने जो है प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन को क्या किया है, रिवील किया है। एक्चुअली ये पोयम जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपको अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, अब बताइए स्ट्रीम ऑफ हु हैज इन्वेंटेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? यस, विलियम जेम्स हैज इन्वेंटेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन हिज वर्क। कहाँ, किसने किया था बताइए मुझे? इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उनका वर्क था, उसमें उन्होंने जो है इसके बारे में बात की, और बाद में जो है इसको वर्जीनिया उल्फ और जो है जेम्स जॉयस ने जो है क्या किया है, पॉपुलराइज किया। तो ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। द पोएम इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्टर्ब कॉन्शियस ऑफ द टिपिकल मॉडर्न मैन हु इज ओवर एजुकेटेड, पावरफुल, एंशियस एंड इमोशनली आर्टिफिशियल। कह रहा है कि ये जो पोयम है इन्वेस्टिगेशन है, जैसा मैंने आपको कहा है कि ये पोयम क्या है, एक कैरेक्टर रिविलेशन है। इसमें जिसमें जो प्रूफ्रॉग है उसका पूरा कैरेक्टर जो है वो खुल के आता है। और ये प्रूफ्रॉग कौन है? ये सिंबल है किसका? मॉडर्न मैन का। और मॉडर्न मैन क्या होता है? वो अपने बहुत एजुकेटेड होता है, एजुकेटेड नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एंशियस है। जो मॉडर्न मैन होता है वो बहुत ज्यादा
कंफ्यूज है, एंशियस है, हर वक्त जो है अपने बारे में सोचता ही रहता है, हर वक्त जो है विचार करते रहता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनली आर्टिफिशियल है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, वुमेन्स आर कमिंग एंड गोइंग एंड टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक वुमेन जो कि जानती भी नहीं है कि माइकल एंजेलो कौन था, उसके बारे में बात करी, और जब उसके उस बात को जब प्रूफ रॉक सुनता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे देखो ये औरतें जो है क्या कर रही है, प्रूफ रॉक, ये औरतें जो है माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, मैं कैसे इनके बारे में सोच सकती हूँ, तो इतनी इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीजें जो है पोएट ने यूज कर करके बताने की कोशिश की है कि मॉडर्न मैन जो है कितना दिखावटी हो गया है। जो इस पोयम का स्पीकर है वो एक लवर है, ठीक है, वो एक लवर है, और वो जो है अपने रिलेशनशिप को कंजुमेट करना चाहता है, बट ही वो क्या करता है कि हमेशा अपने आप के से और दूसरों के निगेटिव साइड को ही देखता है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, कभी वो कुछ बातें करता है, कभी वो कुछ बातें करता है, सम टाइम जो है वो अपने आप को हैमलेट से कंपेयर करता है, कभी किसी और से कंपेयर करता है, और हमेशा अपने आप को संभावना देते रहता है कि वी हैव अ टाइम, वी हैव अ टाइम। ही इज ऑल्सो अ प्रोक्रेस्टिनेटर। ठीक उसी तरीके से बताने की कोशिश की है कि मॉडर्न मैन जो है वो क्या है, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड ही इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर है। तो ये पोयम में जो है एक मॉडर्न मैन की एंजाइटी को, उसके फ्रस्ट्रेशन को, उसके कंफ्यूजन को और उसके ओवर एंशियसनेस को जो है पोएट ने दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जो मॉडर्न एज में जो पॉल्यूशन था उसको भी बताने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इवनिंग को बहुत ही खूबसूरती से जो एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे जो पोयम बिगिन होती है वो कहते हैं लेट्स गो आई एंड यू लाइक अ पे, लेट्स गो आई एंड यू द पे, the evening is spread like a patient with her eyes on the table। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इवनिंग को जो है कैसे कंपेयर किया है, लाइक अ पेशेंट विथ हर आइज ऑन द टेबल। तो मॉडर्न जो वर्ल्ड था वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका था, और वो पॉल्यूशन जो है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में जो है वो घर कर गया था, उनकी खुद की लाइफ पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गई थी। इसका जो है बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छे से जो है हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है द लव सॉन्ग्स ऑफ जे एलिफेंट प्रूफ। अब हम वेस्टलैंड को देखते हैं, वेस्टलैंड जो कि उनका मास्टरपीस है। तो वेस्टलैंड जो है एक्चुअली इट वाज, ये पब्लिश हुआ था 1922 में जो है ये पब्लिश हुआ था, और ये इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है ये क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है कि अक्टूबर में जो है ये क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था, कहाँ, इंग्लैंड में, यूके में, और फिर बाद में उसी ईयर जो है 1922 में ही जो है ये पब्लिश हुआ था, कहाँ, नवंबर में जो है द डायल में पब्लिश हुआ था। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका एडिटिंग जो है वो किया था किसने, इजरा पाउंड ने किया था। अगर इसमें जो है 433 लाइन्स हैं, अगर उसकी लास्ट लाइन शांति शांति को हम इंक्लूड कर दें तो 434 लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। वेस्टलैंड जो है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न वर्ल्ड को, मॉडर्न एज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पैस्टीज का। पैस्टीज का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को एक साथ मिक्स करके लिखा जाए। इसमें जो है पोएट ने 5 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज किया है, इसमें मोर देन थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, इसमें 35 एलुजन्स यूज किए गए हैं, ओके। और इस पोयम के अगर हम थीम की अगर हम बात करें तो हमें इसमें जो है थीम ऑफ बैरननेस मिलता है। बैरननेस का से मुराद है हमारा कि इसमें जो हमें स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, इसमें हमें थीम ऑफ रूटलेसनेस देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है, मैन का मैन के साथ, मैन का गॉड के साथ, मैन का फैमिली के साथ, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रेस्ड इपिक भी हम इसको कह सकते हैं, और ये एलियट का बहुत ही फेमस वर्क था। इट इज एन एलुसिव एंड कॉम्प्लेक्स पोएम। ये जो है 20th सेंचुरी का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोएम भी इसको कहा जाता है। जब शुरू में ये पोएम पब्लिश हुई थी तो इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है झेलना पड़ा था। लोगों ने कहा इसके बारे में कि क्या फालतू सी चीज जो है एलियट ने लिख दी, 4-5 लैंग्वेज को मिला करके, 4-5 रेफरेंसेस को मिला करके जो है कुछ लिख दिया गया है और इसको पोएट्री का। लेकिन F.R. लुविस जो है सामने आए, उन्होंने इस वर्क को पढ़ा और अप्रिशिएट किया कि, और कहा कि नहीं,
कि दैट इज द फाइनेस्ट वर्क एंड इट इज अ वर्क ऑफ रिच डिसऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उसको कहा है। और फिर बाद में जो दूसरे राइटर्स आए उन्होंने जो है जाकर के जो है इस वर्क को समझा जाना। तो इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो हम जान लें एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। जो है एटकिंस बहुत ही ग्रेट राइटर हैं, उन्होंने वेस्टलैंड के बारे में कहा है इट इज एन ऑल एलूसिव कॉम्पैक्ट। चार्टर ब्रिटेन ने इसके बारे में कहा है इट इज अ मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जिस तरीके से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग ऑफ अ मोनालिसा, ठीक उसी तरीके से जो है वेस्टलैंड को समझना बहुत आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वेस्टलैंड, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है, जो ऊपर की जो सतह है या ऊपरी मीनिंग जो है वो बहुत ही सिंपल हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है वो बहुत ही गहरा है और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। इसीलिए जो है इसे चार्टर ब्रिटेन ने जो है इसे क्या कहा है, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा है। ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है कि याद रखिएगा, ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलन टेट ने जो है वेस्टलैंड को द म्यूजिक ऑफ आइडिया कहा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। एफ.आर. लुइस ने जो है इसको क्या कहा है, अ रिच डिसऑर्गेनाइजेशन। अ रिच डिसऑर्गेनाइजेशन, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जो 5 पार्ट हैं, वो एक्चुअली जो है अपने आप में कंप्लीट है। और कहा जाए तो अगर एक पार्ट का जो है दूसरे पार्ट से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन लिंक ना होते हुए भी लिंक है, कैरेक्टर्स के थ्रू हमें जो है वो लिंक देखने को मिलता है। एंड इट इज अ रिच डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से जो मॉडर्न एज है वो डिसऑर्गेनाइज है, एब्रप्ट है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक उसी तरीके से जो वेस्टलैंड आप पढ़ोगे आप वही चीज पाओगे। इसीलिए जो है वेस्टलैंड के बारे में ये भी कहा जा सकता है इट इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न एज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आती है कि पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा जीआईसी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द 4th पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, तो द आंसर इज अ फायर सरमन। तो पार्ट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा कि इसके 5 पार्ट्स। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गया, दैट इज अ बरील ऑफ डेथ। वहां जाकर के मैंने अपने फ्रेंड के साथ चेस खेला, दैट इज अ गेम ऑफ चेस। जैसे ही मैं उसके साथ चेस खेल रहा था तो चेस में लग गई आग, दैट इज अ फायर सरमन। जैसे ही जो है मैंने आग को बुझाने के लिए पानी लाया, दैट इज अ डेथ बाय वाटर। और जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला वैसे ही क्या हो गई, बिजली कड़क गई, व्हाट द थंडर सेड। आप इस ट्रिक को अगर याद रखेगा तो आप बहुत ही आसानी से जो है इस 5 पार्ट को याद रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके। इसका जो पहला पार्ट है द बरील ऑफ डेथ, तो इसका जो टाइटल है इट इज टेकन फ्रॉम द एंग्लिकन बरील सर्विस। जो एंग्लिकन बरील सर्विस है वहां से इसको लिया गया है। दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार नेट में भी पूछा गया, जो गेम ऑफ चेस है ये सेक्शन जो है वो लिया गया कहाँ से, टॉमस मेडिल्टन की जो कि एक प्ले राइट है वहां से लिखा गया है, सॉरी वहां से लिया गया। दिस सेक्शन टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम 2 प्लेज बाय द अर्ली 17th सेंचुरी प्ले राइट टॉमस मेडिल्टन। टॉमस मेडिल्टन से जो है यहाँ इसको लिया गया है, इन one of which the moves in the game of the chess denotes the stage in the seduction। किस तरीके से जो है वो सेडक्शन इसमें जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है सेक्सुअलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, कि किस तरीके से लोग जो है सेक्सुअलिटी का लोगों मतलब मॉडर्न एज में इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, और किस तरीके से मैन जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा इमोशनलेस हो गया। सेक्स जो है इट इज नॉट समथिंग दैट टू एक्सप्रेस द लव, इट इज जस्ट अ रूटीन और टू अपीज हिज और हर एपेटाइट। इस रूप में जो है इसको मॉडर्न एज में देखा जाने लगा है। तो ये चीज जो है गेम ऑफ चेस में दिखाई गई है। दूसरा जो है फायर सरमन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि ही
वहाँ पे जो है 1911 से लेकर के 1914 तक जो है उन्होंने इंडियन फिलोसफी और जो है संस्कृत के बारे में पढ़ा था। तो ये उसका जो है रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फायर सरमन जो है एक्चुअली ये लिया गया है कहाँ से, बुद्धा से लिया गया। द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन फायर sermon is taken from the religious sermon given by Buddha, which encourages his listener to give up and seek freedom from the early passion which are represented by the fire। यहाँ पे जो है बुद्धा क्या करते हैं, जो उनके लिसनर्स हैं उनको जो क्या करते हैं, सरमन देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से जो है हम वर्ल्डली प्लेजर जो है उसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, और वहीं से जो है इसका क्या किया गया है, टाइटल लिया गया है। ओके तो जो फोर्थ पार्ट है दैट इज अ डेथ बाय वाटर, और जो फिफ्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो है जीआईसी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ what is the fourth part of wasteland, so that is a death by water। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है that is what the thunder said। ये टाइटल जो है एक्चुअली इज ड्राइव फ्रॉम द इंडियन लेजेंड से लिया गया है, which says all being of a human, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, डेविल्स हैं, गॉड्स हैं, सबको क्या करना चाहिए, थंडर को सुनना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेस्टोर लाइफ। वेस्टलैंड में जो है लाइफ को रिस्टोर करने के लिए थंडर को सुनना चाहिए। और ये पार्ट की जो सेटिंग रखी गई है वो रॉकी प्लेस पे रखी गई है जहां पर कोई वाटर नहीं है। अब मैं फिर से दोबारा से कह देती हूँ कि इसको याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान में गया, दैट इज अ बरील ऑफ डेथ, वहां पे जाकर के चेस का गेम खेला, दैट इज अ गेम ऑफ चेस में लग गई आग, दैट इज अ फायर सरमन, आग को बुझाने के लिए मैं पानी लाया, दैट इज अ डेथ बाय वाटर, और जैसे ही मैंने पानी डाला वैसे ही क्या हो गई, बिजली कड़कने लगी, दैट इज अ थंडर सेड। अगर आप इसको मैंने इस पूरे वेस्टलैंड को बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। हॉलोमैन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है टीएस एलियट का। एक्चुअली इट इज रिटन एंड पब्लिश इन द ईयर 1925, और जो पोयम है, द पोयम एक्चुअली डिपिक्ट्स हाउ अ मैन सोल कैन इनविटेबली बिकम corrupted, thus leading to the life of full emptiness, devoid of hope and meaning. It expresses deadness and despair. The poem, or rather all of his poem, is a very clear example of existential philosophy. The poem records the utter hopelessness and destitute of modern life. Modern man has become worthless and hollow, as he is not making use of his best abilities. Modern man does not have the ambition to acquire knowledge and wisdom to guide and lead others. He is doing nothing and living like a dead person. He has lost the aim of life, that is to get knowledge about God and universe। ये जो पोयम है, द प्रेजेंट पोयम, ठीक है, उसमें जो है पोएट बताता है किसके बारे में, अबाउट द ग्रुप ऑफ अ स्केयर क्रो लाइक इंडिविजुअल हु एग्जिस्ट इन द स्टेट बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड सफर्स फ्रॉम अ सीरियस केस ऑफ मोरल पैरालिसिस। और ये जो पोयम है, इट शोज हिज कंसर्न फॉर सोसाइटी एंड कल्चर lacking faith, morality and humanity. The society is suffering from alienation and the breakdown of communication. He believes that humanity is suffering from the loss of faith, will and will। तो ये जो है इस पोयम का बिल्कुल मैंने आपको निचोड़ बता दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेस्टलैंड को अगर आप समझ जाएंगे तो हॉलोमैन को समझ जाएंगे, अगर हॉलोमैन को समझ जाएंगे, दोनों की थीम में बहुत ही ज्यादा हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें यही है कि ये जो पोयम है 1925 में लिखी गई थी, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है क्या हुआ था कि लोगों की जो सोच थी वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी, लोगों के अंदर जो है मोरालिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लोगों के अंदर जो है बिल्कुल ही रूटलेसनेस आ चुका था, लोग जो है बिल्कुल
मोरालिटी जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुके थे। फिजिकली ही सिर्फ पैरालाइज्ड नहीं हुए थे, बल्कि मोरली, इमोशनली पूरी तरीके से जो है खाली हो चुके थे। इसीलिए जो है पोयम बिगिन होता है, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, इस तरह की उसकी लाइन है। तो ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। इसमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप की क्या कंडीशन हो गई थी, उसका विविड पिक्चर जो है हमें इस पोयम में देखने को मिलता है। अब नाउ वी कम टू द जर्नी ऑफ मजाई। जर्नी ऑफ मजाई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, और इसको कहा जाए कि जो है ये इट इज ऑल्सो कम इन द कलेक्शन ऑफ एरियल पोएम भी इसको हम कह सकते हैं। ये पोएम जो है इट वॉज रिटन एंड एज वेल एज पब्लिश इन 1927, और इसमें टोटल जो है वो 43 लाइन्स है। अगर इसके फॉर्म की बात करें, जो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इट इज एन एलोगोरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग। एलोगोरिकल इसलिए है क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एलेगरी में जो है वो बहुत ही मीनिंग जो है, डीप मीनिंग कुछ और होती है और ऊपर की मीनिंग कुछ और होती है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे पोएम को तो बहुत ही सिंपल लगेगा, बट इसकी जो मीनिंग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डीप है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए क्योंकि ये पोएम में जो है एक ही जो मजाई होता है वो पूरी बात को जो है बताता है। ये फर्स्ट जो है वो पब्लिश हुई थी फेवर एंड गॉवर में, जो कि बाद में फेवर एंड फेवर में के नाम से जाना जाता है। ये पोएम जो है एक्चुअली लिखी गई है फ्री वर्स में, और ये जो जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम पर्शिया टू बैथलेहम। ठीक है, तो इसका ये चीज मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया। ये पोयम में जो है एक्चुअली जो तीन मजाई होते हैं जिनको जो है वाइज मैन कहा जाता है, क्या कह सकते हैं, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वो जो है अपने पर्शिया से जो है बैथलेहम, जहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो रहा होता है, वहां पर जाते हैं। और ये टाइम कब का टाइम बताया गया है, दिसंबर का टाइम बताया गया है, और बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द हार्डशिप दैट दे फील ड्यूरिंग देयर जर्नी। ठीक है, ये जो जर्नी होती है इट हैज अ लॉट्स ऑफ हार्डशिप होता है, बिकॉज दे आर विदाउट फूड, विदाउट शेल्टर। और वो जो है किससे जाते हैं, कैमल से जाते हैं। इतनी ज्यादा ठंड होती है कि कैमल आगे जाना नहीं चाहता है। तो और उसके बाद जो है, और जो इनका तो एक मकसद होता है कि इनको जो है कहाँ जाना है, जीसस क्राइस्ट से मिलने जाता है। बट जो बाकी के दूसरे लोग जो होते हैं, जो काफिले के जो लोग होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता, और वो इनको कर्ज करते हैं कि बिना मतलब का हमें जो है कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनका जो है जो हार्डशिप होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है वो एक टेम्पेट विजन में जाते हैं, जहाँ पे उनको नेचुरल जो है ब्यूटी दिखाई देती है, नेचुरल वेजिटेशन दिखाई देता है, और जिससे उनको बहुत ही थोड़ी सी जो है गर्मी भी दिखाई फील होती है, जो ठंडक होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो अच्छा फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं। फिर जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो एक टाउन में पहुंचते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो वो टाउन होता है वो भी, उसके जो लोग होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली होते हैं। बट फाइनली वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक इस तरीके से जो है ये पोयम एंड हो जाती है। एक्चुअली इस पोयम में जो है वो जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जो है उनका, ये बहुत ही पर्सनल पोयम भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो है ये 1927 में लिखा गया था, एंड दैट टाइम ही बिलोंग्स टू ए यूटिलिटेरियन रिलीजन से थे, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने आप को एंग्लिकनिज्म में चेंज किया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या जो हार्डशिप उनको फेस करना पड़ा, उसी तरह की जो चीजें हमें सेम इसी तरह की चीजें, इनका एक और वर्क जो है वो भी 1927 में लिखा गया था और 1930 में पब्लिश है। बताइए कौन सा वर्क है? यस, ऐश वेडनेसडे में भी जो है हमें इसी तरह का थीम देखने को मिलता है, ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एक्चुअली ये जो है 1927 में ही लिख लिया गया था, और 1927 में जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम एंग्लिकनिज्म टू यूटिलिटेरियनिज्म।
बैप्टिज्म। ये वर्क 1927 में लिखा गया था और 1930 में जो है ये पब्लिश हुआ था। एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा कि इस पोयम को जो है कन्वर्जेंट पोयम भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि विच पोयम इज नोन एज अ कन्वर्जेंट पोयम। सो द एश वेडनेसडे इज द कन्वर्जेंट पोयम। ये पोयम जो है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जो टीएस एलियट थे, पहले इनको जो है गॉड में इतना विश्वास नहीं था, पहले इनको जो है जीसस क्राइस्ट में इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जो है अपना रिलीजन चेंज किया, एंग्लिकनिज्म में आए, तो उनको गॉड में यकीन हुआ, जीसस क्राइस्ट में यकीन हुआ। और एक आदमी जब अपना रिलीजन चेंज करता है तो उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसका क्या सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, जो इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका इनर कन्फ्लिक्ट होता है, खुद का जो उसके सोल के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, उन चीजों को जो है पास्ट में वो किस तरीके से उसके बिलीव्स थे और प्रेजेंट में उसके कैसे बिलीव्स हैं, ये सारे जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उस पूरे एक्सपीरियंस को जो है उन्होंने इस वर्क ऑफ आर्ट में, इस पोयम में जो है बताया। अब अगर हम इसके टाइटल को अगर आप समझेंगे तो पोयम को आप पूरी तरीके से समझ। अभी अभी हमारा नवरात्रा चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, 9 दिनों का व्रत रखते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपने आप को जो वर्ल्डली प्लेजर चीजें हैं उससे अपने आप को दूर करते हैं, और अपने आप को किसके करीब करते हैं, गॉड के करीब करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम अपने पास्ट को याद करते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या क्या गलत काम किया है, और फिर उसके लिए जो है गॉड से माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जो है हम आगे ये चीजें नहीं करेंगे। और गॉड से जो है हम कहते हैं कि जो है हमें गॉड सही पाथ दिखाएं। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम में भी रमजान में क्या होता है कि 30 डे का फास्टिंग होती है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, और अपने आप को पूरी तरीके से जो वर्ल्डली चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। खास करके जो लास्ट के 10 डेज होते हैं उसमें हम अपने आप को पूरी तरीके से जो है मतलब गॉड को समर्पण कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है क्रिश्चियंस में 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। एक तो हमारा ईस्टर होता है और दूसरा जो है हमारा क्रिसमस होता है। तो ईस्टर से जस्ट पहले 40 दिन का पीरियड होता है। उस पीरियड में जो है लोग क्या करते हैं, अपने आप को जो वर्ल्डली प्लेजर है उससे बिल्कुल ही हटा देते हैं, दूर कर देते हैं और गॉड के करीब लाते हैं। ठीक है, तो वो 40 और फास्टिंग करते हैं इसमें, और इस 40 डेज का जो पहला वेडनेसडे होता है ना, उसको ही हम ऐश वेडनेसडे कहते हैं। जैसे हम अगस्त महीने का जो फर्स्ट संडे होता है उसको हम फ्रेंडशिप डे कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जो लिंथन पीरियड का, ये जो 40 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम लिंथन पीरियड कहते हैं। उस लिंथन पीरियड का जो फर्स्ट वेडनेसडे होता है उसको हम ऐश वेडनेसडे कहते हैं। अब वेडनेसडे का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब ऐश का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो पाम ट्री होते हैं ना उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है, रावण को जो है हम रावण दहन करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो रावण को नहीं जलाते हैं, हम जो है क्या करते हैं कि जो ईविल है उसको जलाते हैं, हम बुराई को जलाते हैं। ठीक उसी तरीके से पाम ट्रीज को जो है इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको जला करके उसका राख बनाते हैं, और फिर जो है जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहां पर जाकर के अपने फोरहेड पे क्रॉस बनाते हैं, और वो अपने पास्ट को याद करते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या बुराइयां की थी, फिर आगे वो उन बुराइयों को नहीं करेंगे। ठीक ये बिल्कुल ही वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे नवरात्रा में और रमजान में होता है। तो ये वहां से ही ये टाइटल लिया गया है। ठीक है, दिस पोयम ही रोट्स आफ्टर हिज कन्वर्जन के बाद लिखा था, मैंने आपको बताया था, एंड इट डील्स विद द एस्पिरेशन टू मूव फ्रॉम द स्पिरिचुअल बैरनेस। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन बात इसमें क्या है कि मूव फ्रॉम द स्पिरिचुअल बैरनेस टू द होप ऑफ ह्यूमन साल्वेशन। जो पहले जो स्पिरिचुअल बैरनेस था, एलियट अपने बारे में कह रहे कि जिस तरीके से वो गॉड से दूर थे, वो क्रिश्चियनिटी से दूर थे, वो उस दूरी से जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, अलग करते हैं, इस दुनिया की जो चीजें हैं उससे अपने आप को अलग करते हैं और जो है गॉड की तरफ जाते हैं, यानी कि जो होप ऑफ साल्वेशन की तरफ जाते हैं। वही उनका जो है रिकॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। ये पोयम ऑफ गिफ्ट ऑफ मजाई, दोनों में ही जो है हमें बहुत ही ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नोट देखने को मिलता है, और दोनों ही पोयम जो है 1927 में लिखी गई थी। आप इस तरीके से करके याद रख सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है।
ठीक है। ये एक्चुअली जो है इट इज अ सेट ऑफ 4 पोएम्स है जो कि 6 इयर्स के पीरियड में लिखी गई है। इसका जो पहला पोएम है, इसके भी सीक्वेंस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो पहला पोएम है जो कि बर्ट नर्टन है, ठीक है, पहला जो है दैट इज अ बर्ट नर्टन, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था, 1936 कलेक्शन पोएम जो है 1919 से 1935 का जो कलेक्शन पोएम था उसमें पब्लिश हुआ था। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उन्होंने क्या लिखा, ईस्ट कोकर लिखा, ड्राई सैल्वेज लिखा और लिटिल गिल्डिंग लिखा। ये 3 पोएम उन्होंने कब लिखा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और फिर बाद में इसको क्या किया गया, सीरीज में किया गया। इन चारों पोएम को जो है सीरीज में किया गया और पब्लिश करवाया गया किसमें, फेवर एंड फेवर में जो है इसको पब्लिश कराया गया बिटवीन 1940 से लेकर के 1942 के बीच, जब उनका बिल्कुल ही पोएटिक करियर खत्म हो रहा था। ईस्ट कोकर कब पब्लिश हुआ था, 1940 में पब्लिश हुआ था सितंबर मंथ में। बर्टन जो है, नॉर्थ बर्टन जो है फरवरी में 1941 में। ड्राई सैल्वेज जो है सितंबर में 1941 में, और लिटिल गिल्डिंग जो है वो 1942 में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली जो है ये चारों पोएम जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और इसमें बताया गया है कि मैन का जो है वो टाइम के साथ क्या रिलेशन है, यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशन है, और डिवाइन के साथ क्या रिलेशन है। इट डिस्क्राइब्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन विद द पोएम एलियट blends his Anglo-Catholicism with mystical philosophy and the poetic works of both Eastern and Western religion and culture tradition, with reference to Bhagavad Gita, pre-Socrates and Saint John Cross and the Julian Norwich। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है एक कॉमन थीम है कि मैन का जो है वो टाइम के साथ क्या रिलेशन है, यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशन है, और गॉड के साथ यानी कि डिवाइन के साथ। और इस अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए उनका जो नॉलेज था, एंग्लो कैथोलिक नॉलेज, उसको विथ मिस्टिकल नॉलेज जो था, या फिर उनका जो नॉलेज जो है ईस्ट और वेस्ट रिलीजन का जो उनके पास नॉलेज था, या फिर दोनों ईस्ट और वेस्ट के कल्चर और ट्रेडिशन का जो नॉलेज था, जो नॉलेज उन्होंने भगवद गीता से जो है प्राप्त की थी, जो नॉलेज उन्होंने प्री सोक्रेट से और जो है सेंट जॉन क्रॉस से और जूलियन नॉर्थविच से जो भी नॉलेज उन्होंने पाया था अपनी लाइफ में, उन्होंने ये पोएम जो है जैसा कि अब एंड ऑफ द हिज करियर में लिखी गई थी, तो वो जो भी नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था उन सबको जो है उन्होंने झोंक दिया और एक रिलेशनशिप बताया है मैन का टाइम के साथ, यूनिवर्स के साथ और गॉड के साथ। जेरोंशन जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1920 में इन एराबेस्क एंड पोएम्स में। इसका जो टाइटल है जेरोंशन, एक्चुअली ये ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओल्ड, लिटिल ओल्ड मैन। ये पोएम जो है एक्चुअली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें जो ओल्ड मैन है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। Relating the opinion and impression of the elderly man which describes यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। इसमें जो ये लिटिल ओल्ड मैन है वो यूरोप के बारे में बताता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है, मतलब यूरोप की कैसी कंडीशन हो गई थी। तो यानी कि यूरोप की कंडीशन को हम देखते हैं किसके आइज के थ्रू, ये लिटिल ओल्ड मैन के आइज के थ्रू, जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी जो है वो 19th सेंचुरी में गुजारी है। और इसमें जो हम थीम पाते हैं वो रिलीजन का थीम हमें मिलता है, सेक्सुअलिटी का थीम मिलता है, और मॉडर्निस्ट पोएट्री जो है हमें इसमें जनरल टॉपिक्स ऑफ द मॉडर्निस्ट पोएट्री हमें देखने को मिलता है। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है बट मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में सारी चीजें जो है डाल दी जाए ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। हम प्लेस तो हम सॉरी पोएम्स हम डील कर चुके हैं, अब हम जो है एलियट के प्लेस पे हम आते हैं। हम 2 मिनट रिलैक्स करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम उनके प्लेस की बात करें तो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है दैट इज स्विग्नी एगोनेस्टिस जो कि 1926 में आया था। दूसरा जो उनका वर्क है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि 1934 में आया था। ये जो है मर्डर इन द कैथेड्रल जो है वो 1934 में आया था, और एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक मर्डर की स्टोरी है। ओके, और इसमें मर्डर किसका होता है,
इसमें जो मर्डर होता है जो बहुत बड़े टॉमस बैकेट होते हैं उसका मर्डर होता है। एक्चुअली हम इसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है कब पब्लिश हुआ था? इट वॉज रिटन एंड पब्लिश इन 1935 में जो है वो पब्लिश हुआ था। और जब ये पब्लिश हुआ था उस वक्त जो है हिटलर का जो राज था, मतलब हिटलर का जो फैसिज्म था जर्मनी में, वो बिल्कुल ही अपने पीक पे था। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, एक हिस्टोरिकल वर्स ड्रामा है। आप याद रखिएगा, उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द प्लेस किसमें लिखे हैं? ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। लेकिन ये ब्लैंक वर्स जो है, अर्लियर ब्लैंक वर्स जो कि हमारे मिल्टन ने लिखा या शेक्सपियर ने यूज किया, उससे अलग है। और ये जो पोयम, ये जो प्ले है, इट इज बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ द टॉमस बैकेट हु वाज आर्च बिशप ऑफ द कैंटरबरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग एडवर्ड सेकेंड। ठीक है, ये एक मर्डर है जो कि कैंटरबरी में ही होता है। किसका? आर्च बिशप का होता है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हेनरी सेकेंड। 4 नाइट्स आते हैं किंग हेनरी सेकेंड के और क्या करते हैं? आर्च बिशप को मार देते हैं। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा इस प्ले की कहानी को अगर हम जान ले तो हमें समझने में आसानी होगा। एक्चुअली जो किंग हेनरी सेकेंड होते हैं उनके बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो उनके जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दैट इज अ टॉमस बेकेट, उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो उनको क्या करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पोस्ट दे देते हैं। ठीक है, कौन सा पोस्ट दे देते हैं? लॉर्ड चांसलर का पोस्ट दे देते हैं। ये जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है ना, वैसे ही वो पोस्ट होता है। तो किंग जो है उसको लॉर्ड चांसलर का पोस्ट दे देते हैं। तो उस वक्त जो है वो किंग की उनके साथ बहुत ही ज्यादा जमती है और वो जो किंग की जो बातें होती हैं वो लोगों को जो है बताते हैं और उसको प्रेज करते हैं और किंग कितना अच्छा है वो सारी चीजें बताते हैं। तो हेनरी सेकेंड ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको क्या करूं कि कैंटरबरी का अगर आर्च बिशप अगर मैं इसको बना देता हूं तो मुझे जो रिलीजन का जो है, लोगों का जो है ना, पॉलिटिकल फायदा भी मुझे मिल जाएगा। तो यही सोच करके जो है वो क्या करते हैं, उसको कैंटरबरी का जो है आर्च बिशप बना देते हैं। लेकिन जैसे ही उसको वो कैंटरबरी का आर्च बिशप बनाते हैं, टॉमस बेकेट का जो विजन होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि माई लॉयल्टी इज फर्स्ट टू गॉड दैन टू किंग। किंग में मैं यहाँ रहता हूँ तो किंग के साथ तो मेरी लॉयल्टी है ही है, बट पहले जो है मेरी लॉयल्टी किसके साथ है? गॉड के साथ है, क्योंकि मैं यहाँ का आर्च बिशप हूँ। तो जो किंग की जो गलत नीतियां होती है उसको वो रिवोल्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से किंग और आर्च बिशप दोनों के बीच के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और उन्हें पता होता है कि जो है उनकी डेथ हो जाएगी, ही विल बी मर्डर्ड बाय किंग हेनरी सेकेंड। तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं फ्रांस। और उस वक्त फ्रांस का जो राजा होता है वो लुइस 17 होता है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर प्ले में क्या होता है कि वो लौट करके आते हैं। तो 2 दिसंबर को जो है वो लौट करके कहाँ आते हैं? उनका जो है 7 इयर्स के एग्जाइल के बाद, मतलब वो तो चले जाते हैं, 7 साल तक फ्रांस में रहते हैं और उसके बाद 22 दिसंबर को वो क्या करते हैं, आते हैं फिर से। उसके बाद 25 दिसंबर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक इंटरल्यूड होता है। उसमें जो है वो क्या करते हैं, बैकेट क्या करते हैं, आर्च बिशप क्या करते हैं कि जो कैंटरबरी के लोग होते हैं उनको एक सरमन देते हैं, बताते हैं। फिर 29 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि 29 को जो है क्या होता है, किंग के जो नाइट्स होते हैं वो आकर के आर्च बिशप को मार देते हैं। तो इस प्ले में जो है हमें मार्टरडम का थीम देखने को मिलता है। ठीक है, ये पूरे प्ले में जो है हमें मार्टरडम का थीम देखने को मिलता है और किस तरीके से जो है ये उसका डेथ हुआ, और ये पूरी कहानी को जो है इसमें जो है पोयम, इस प्ले में जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट। दूसरा जो है उनका वर्क है द रॉक प्ले। रॉक प्ले जो है ये पब्लिश हुआ था 1935 में। इसके बाद जो है उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज अ फैमिली रीयूनियन। अब फैमिली रीयूनियन जो है ये 1939 में जो है लिखा गया था
ओके। और इट इज ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में जो है ये आया था, ये 1939 में ये पब्लिश हुआ था। 1939 में जो है ये पब्लिश हुआ था। और ये किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसमें जो है हम ग्रीक ड्रामा के जो है कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीक ड्रामा के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि ग्रीक ड्रामा में हमें कोरस देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें जो है कोरस देखने को मिलता है। दूसरा जो है इसमें हमें जो है 1930s ड्राइंग रूम के एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। टोटल मिला करके इसमें 2 एक्ट है और हर एक्ट में जो है वो 3-3 सीन्स मिलता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज एमी लेडी मॉन्टेसरी। कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज एमी लेडी मॉन्टेसरी। ठीक है। उसके 3 बच्चे होते हैं, हेनरी, जॉन और अर्थर। ये पूरी कहानी जो है अर्थर और एमी लेडी मॉन्टेसरी के आसपास ही घूमती रहती है। इसका जो बड़ा बेटा होता है दैट इज हेनरी और दूसरा जॉन और अर्थर। एमी लेडी मॉन्टेसरी की 3 बहनें होती हैं, आइवी, वॉयलेट एंड अगाथा। अगाथा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम मैरी होता है। और ये जो है 30 साल की एक लड़की होती है जो उसके घर में रहती है, उसका काम करती है और उसके पेरेंट्स मर चुके होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम जो है बेबर्टन, जो कि फैमिली डॉक्टर रहता है। अब इसमें क्या है बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हर फैमिली का क्या होता है, एक सीक्रेट होता है और किस तरीके से जो ये सीक्रेट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता है। और जब ये ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उस जनरेशन की सोच में, समझ में, उसके पर्सनालिटी में, उसका क्या रिएक्शन होता है वो देखने को मिलता है। तो इस फैमिली का 2 सीक्रेट है। पहला सीक्रेट ये होता है कि जब हेनरी जो है अपनी माँ के बर्थडे में आता है, तो उसकी जो सिस्टर होती है, यानी कि उसकी जो मासी होती है अगाथा, वो बता देती है हैरी को वो बताती है, उसके बड़ा वाला जो बेटा होता है उसको बताती है कि तुम्हारे बाप ने जो है तुम्हारी माँ को उस वक्त मारने की कोशिश की जब तुम उसके पेट में थे। तो ये बात सुन करके जो है हैरी बर्दाश्त नहीं कर पाता है एंड ही डिसाइडेड टू लीव दिस हाउस। और उस जो है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि उस घर को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा और वो चला जाता है। अपने बेटे को जाते हुए जो है एमी नहीं देख पाती है और वो अगाथा को बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है। और उसके बाद क्या होता है कि उस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाती और वो मर जाती है। दूसरा सीक्रेट जो है इसमें हैरी का सीक्रेट है कि हैरी जब अपनी वाइफ के साथ जो है एक शिप पर जा रहा होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो क्या करता है, पैर फिसल जाता है और उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। और वो पूरी लाइफ जो है इसी दर्द में जीता है कि उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो अपनी बीवी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गलती की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तो इस दर्द को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हैरी जो है इज सफरिंग फ्रॉम अ गिल्ट एंड ही बिकम्स पजल्ड। बहुत ही ज्यादा पजल्ड रहता है और उसको जो है हर वक्त जो है उसकी बीवी का घोस्ट दिखाई देता है। तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा जो है इसका एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कीप विशवुड अलाइव टू कीप द फैमिली अलाइव टू कीप देम टुगेदर टू कीप मी अलाइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई बार पूछी जा चुकी है। आई कीप विशवुड अलाइव। ये विशवुड जो है ये जो एक लाइन है इसमें पूरी पोएट्री, पूरे प्ले का थीम हमें समझ में आता है। आई कीप विशवुड अलाइव। आई मतलब वो जो एमी है वो बोलती है कि मैं इस घर को जिंदा रखना चाहती हूँ, इस फैमिली को जिंदा रखना चाहती हूँ, अपने परिवार को जो है इकट्ठा रखना चाहती हूँ, अपने घर को इकट्ठा रखना चाह आई कीप विशवुड अलाइव टू कीप द फैमिली अलाइव। इस फैमिली को, अपने बच्चों को क्या करना चाहती हूँ, अलाइव रखना, टू कीप देम टुगेदर। उसका सपना होता है कि उसके जो तीनों बच्चे हैं उसके साथ आकर के रहे। एक्चुअली वो बहुत बीमार होती है और डॉक्टर कहता है कि ये जो है मतलब जितना ये बीमार है, अगर कोई और होता तो वो मर जाता, लेकिन इसका जो विल है अपने बच्चों को साथ रखने का, अपने बच्चों के साथ रहने का, यही जो चाहत है उसको जो है उसको एलाइव करके रखा है, उसको जिंदा करके रखा है। तो पूरे पोयम, अगर पूरे प्ले को अगर हम बात करें तो पूरे प्ले का यही एक थीम है कि वो जो एमी होती है उसका एक सपना होता है कि उसके बच्चे उसके साथ आके रहे, उसकी फैमिली अलाइव
रहे, उसका घर एलाइव रहे, बट उसका सपना टूट जाता है और इस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। ठीक है, इस पोएम में जो सीक्रेट्स हैं उसको आप याद रखिएगा, और इस प्ले में जो सीक्रेट्स हैं उसको याद रखिएगा, और कैरेक्टर्स का नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार कैरेक्टर से क्वेश्चन आया। उसके बाद उसका एक और वर्क है दैट इज अ कॉकटेल पार्टी। दिस इज ऑल्सो अ वर्स ड्रामा इन 3 एक्ट, और इट प्रोड्यूस द एंडीबर्ग फेस्टिवल इन अगस्त इन 1949 and published in 15 based on Alcestis Euphonium. It is a morality play है, presented as a comedy of manner. Eliot most commercially success play. It is the most conventional and less poetical than the earlier drama. ये जो है कॉकटेल पार्टी जो है वो एक्चुअली इट इज अ मोरालिटी प्ले है, और जो है ये कॉमर्शियली बहुत सक्सेस हुआ था। ये 1950 में पब्लिश हुआ था। दूसरा जो है उसका प्ले है, दिस इज अ कॉमिक वर्स प्ले है, इसका जो जॉनर है दैट इज अ कॉमिक वर्स प्ले एंड दिस वाज पब्लिश इन 1954। और लास्ट वर्क जो है उनका दैट इज द एल्डरली स्टेट्समैन, ये भी एक प्ले है। ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था कब, 1958 में, एंड पब्लिश इन 1959। ओके, तो हमने इसको प्ले को भी हमने समझ लिया है। अब हम इसके एसेज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा, अब ये लास्ट हम पार्ट में आ गए हैं, लास्ट सेक्शन में। उन्होंने 3-4 एसेज भी लिखा है जिसमें उन्होंने जो पुराने आइडियाज है उसको शैटर किया है, और जो नए आइडियाज हैं उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो पहला जो उनका है दैट इज अ सेक्रेटहुड। एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 एसेज है, और ये पब्लिश हुआ था कब, 1920 में पब्लिश हुआ था। एंड टॉपिक इंक्लूडिंग एलियट ओपिनियन ऑफ मेनी लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स, जो बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं जो ऑथर्स है, जैसे दांते है, ब्लेक है, शेक्सपियर है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शेक्सपियर के हैमलेट के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये कलेक्शन ऑफ 20 एसेज था। दूसरा जो उनका वर्क था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये वर्क जो है पहले पब्लिश हुआ था इगोइस्ट में 1919 में, और बाद में इसको जगह मिली द सेक्रेटहुड में 1920 में। एक्चुअली ये जो इनका एसे है इट इज अ रिएक्शन है, किसके अगेंस्ट, इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मॉडर्न जो सॉरी इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रोमांटिक। just give me a time to relax and then I'll start. हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि दिस ऐसे जो है एक्चुअली इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रोमांटिक। जो रोमांटिक आइडियाज ऑफ पोएट्री थे, द रोमांटिक आइडियाज ऑफ ड्रामा और जो प्लेस थे, उनका जो व्यूज था उसके अगेंस्ट था। खास करके ये जो है अपोज करते हैं वर्ड्सवर्थ के व्यू को। वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। बट रोमांटिक्स को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने कहा है कि नो, पोएट्री इज नॉट द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एक्चुअली वो कहते हैं कि पोएट्री इज नॉट द, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे, पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। वो कहते हैं कि पोएट्री ऐसा कुछ नहीं है कि पोएट्री में एक पोएट जो होता है वो किसकी तरह होता है, एक कैटलिस्ट की तरह होता है। पोएट का काम नहीं है, ड्रामेटिस्ट का काम नहीं है, राइटर का काम नहीं है कि वो अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को बताए। जो चीजें हैं हमें उसको प्रेजेंट करना होता है, और उसे अपनी पर्सनालिटी को, मतलब जो वर्क ऑफ आर्ट से आर्टिस्ट का डिटैचमेंट होना चाहिए। सपोज करो कि अगर हमने एक फिल्म देखी या हमने कोई ब्यूटीफुल सीन देखा, तो हम उस पोएट, अगर उस फिल्म को के बारे में अगर हम पोएट्री लिखने बैठे हैं, तो आई विल नॉट से कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी या जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। नहीं, आई हैव टू प्रेजेंट द थिंग्स, द रीडर विल डिसाइड। हमें क्या करना है, चीजों को सिर्फ प्रेजेंट करना है, अपनी पर्सनालिटी को वर्क ऑफ आर्ट से बिल्कुल ही अलग रखना है। दूसरा जो है इसमें वो बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा जो है यूजीसी नेट में पूछा गया है कि ट्रेडिशन के बारे में एलियट ने क्या कहा है। तो ट्रेडिशन के बारे में एलियट ने कहा है कि जो इंग्लैंड के पीपल है वो ट्रेडिशन को क्या करते हैं, निगेटिव सेंस में लेते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें ट्रेडिशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जो है राइटर, एक पोएट, एक आर्टिस्ट जो है अपने लाइफ में किसी चीज को अचीव करना चाहता है, अगर हाइट्स को अचीव करना चाहता है, तो उसे उसके ट्रेडिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशन का मतलब होता है जो हमारे पास्ट है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उसका नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो कि अगर हम एक राइटर हैं, हम मॉडर्न एज में लिख रहे हैं, तो हमें जो मॉडर्न एज है उसके जो ग्रेट राइटर्स हैं या फिर उसके जो ग्रेट लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं, उसका तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए। साथ साथ जो हमारे प्रीवियस राइटर्स हैं, जैसे हमारे विक्टोरियंस हैं, मॉडर्न मॉडर्न सॉरी विक्टोरियंस हैं, रोमांटिक राइटर्स हैं, ऑगस्टन एज के राइटर्स हैं, एलिजाबेथन एज के राइटर्स हैं, तो हमें जो पास्ट है उसका नॉलेज होना चाहिए। हमारे जो क्लासिक्स हैं जैसे दांते हैं, वर्जिल है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें ये नॉलेज क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें जानना बहुत जरूरी है कि जो ग्रेट राइटर्स हैं उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने अपने वर्क में की है, जिन्होंने उनको ग्रेट बनाया है। तो हमें अपने जो हमारे जो मास्टर्स हैं, हमें उनसे सीखना बहुत जरूरी है। और यही हमें क्या करता है, यही जो सीख है हमें आगे पहुंचाता है। पोएट कहते हैं यहाँ पर, जो एलियट कहते हैं कि हमें अपने पास्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशन का नॉलेज होना चाहिए, हमें उसका बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और फिर जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, उसमें हम क्या करेंगे, हम अपने इंडिविजुअल उनको हम रिफर करेंगे, उनको हम मिरर करेंगे। जो अपने जो पुराने राइटर्स हैं, जो ग्रेट राइटर्स हैं, उन्हें हम रिफर करेंगे, उन्हें हम मिरर करेंगे। और जो हमारी खुद की नॉलेज है, उस जो हमारा खुद का टैलेंट है, उससे हम क्या करेंगे, जोड़ करके एक नया वर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो वो ट्रेडिशन के बारे में, या इस पूरे ऐसे में जो है उन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बताया है। ये जो वर्क है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहले जो है उन्होंने क्या किया है, ट्रेडिशन का डिफिनेशन दिया है, फिर उन्होंने पोएट्री और पोएट के बारे में बताया है कि क्या रिलेशन है पोएट्री और पोएट, और लास्ट में जो है इन्होंने उसका कंक्लूजन है। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में जो है समझाया है। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेडिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह की ट्रेडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे वो पोएटिक ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन की बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशन है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट है इमिटेशन से। ट्रेडिशन का मतलब इमिटेशन नहीं होता है कि अरे शेक्सपियर ने जो लिखा है हम भी उसको इमिटेट करके लिख दे, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने ट्रेडिशन से सीखना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशन को के बारे में जानना चाहिए। अगर हम उसके एक एग्जाम्पल दें, तो अगर हम शेक्सपियर के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं कि शेक्सपियर जो है उन्होंने क्या किया, जो उनके पुराने राइटर्स थे उनको सीखा, उनको पढ़ा। शेक्सपियर के पास भले ही कोई डिग्री नहीं थी, बट शेक्सपियर इतना ग्रेट क्यों था? शेक्सपियर इसलिए ग्रेट था क्योंकि उन्होंने काम किया किसके साथ, यूनिवर्सिटी विट्स के साथ काम किया, जो कि स्कॉलर्स थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के। उन्होंने उनसे सीखा, उन्होंने जो गलतियां की उससे सीखा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटी राइटर्स को इतना ग्रेट बनाया, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने चौसर को इतना ग्रेट बनाया, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने दांते को इतना, उन सब चीजों से जो है वो शेक्सपियर ने सीखा। और फिर अपना इंडिविजुअल टैलेंट, जो भी उन्होंने जाना, जो भी उन्होंने समझा, जो भी उनके अंदर टैलेंट था, उन सब को क्या किया, जोड़ करके जो है क्या किया, एक अपना एक ग्रेट वर्क प्रोड्यूस किया। ओके, तो आई थिंक अप टू क्लियर नाउ हो गया होगा। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसके वीडियो प्रेजेंट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जो है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उनका एक और लिटरेरी वर्क आया था, मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था लिटरेरी सप्लीमेंट 20 अक्टूबर 22 में। और उसके बाद इनका एक और ऐसे था, दैट इज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इन दोनों को भी हम आगे डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कुछ टर्म्स हैं कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में एलियट ने बताया है। पहला टर्म जो है दैट इज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जीआईसी में भी पूछा गया था कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव, तो आप इस टर्म को समझ लीजिए, आपको जो है एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। ये टर्म जो है इसको क्वाइन किया था अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वॉशिंगटन एलानसन ने। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस टर्म को क्वाइन किया था अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वॉशिंगटन एलानसन ने। और बाद में जो है
इसको दोबारा से रिवाइव किया किसने, दोबारा से पॉपुलराइज किया किसने? एलियट ने इसको पॉपुलराइज किया इन हिज वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। नेट 2015 का क्वेश्चन था कि किस वर्क में जो है एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पॉपुलराइज किया है, तो इसका आंसर होगा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको जो हो एक एग्जाम्पल फोटो से समझाती हूँ, इमेजेस से। ये पहला पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, क्या फील होता है, सारी चीजों को आप देखिए। इसमें पहला जो पिक्चर है, यहाँ पे एक लड़का है, दैट इज शाहरुख खान। फिर यहाँ पर काजोल है, उसके हाथ में वायलिन है। इसका ड्रेस देखिए, इसका मेकअप देखिए, पीछे के बैकग्राउंड को देखिए कि सरसों का फूल है और येलो जो कलर है, और एक अच्छी सी मेलोडियस जो है ये गिटार बजा रहा है। दूसरे सीन में देखिए कि जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों एक्टर और एक्ट्रेस के जो है फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, सीन को देखिए। जब भी आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि जो मूवीज होती है, जब एक फिल्म जो मेकर होता है, ये जो डायरेक्टर होता है, जब उसको लव का सीन जो है दिखाना होता है, तो वो क्या करता है? जब उसको लव का सीन दिखाना होता है तो वो पहाड़ दिखाता है, झील दिखाता है, झरने दिखाता है, रेड कलर दिखाता है, बहुत ही सॉफ्ट और लाइट म्यूजिक दिखाई मतलब हमें सुनाई देता है। ये सारी 4-5 चीजें जो है मिलकर के क्या करती है, एक लव के जो है इमोशन को क्रिएट करती है। हम कभी भी किसी को सिर्फ एक फूल दिखा करके हम लव के जो लव का इमोशन है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते। जो ऑडियंस देखने जाती है उसको फील होना चाहिए, वो प्यार फील होना चाहिए, वो इमोशन फील होना चाहिए। तो वो इमोशन और वो प्यार फील कराने के लिए ऑडियंस को जो डायरेक्टर है वो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीन्स का यूज करता है। वो पहाड़ दिखाता है, वो रेड कलर दिखाता है, वो स्काई दिखाता है, वो बर्ड्स जो है वो चहचहाती हैं, जो खूब जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, झरने से पानी गिरते रहता है। जो कॉस्ट्यूम के ऊपर बहुत पैसे खर्च किया जाता है, मेकअप के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, ड्रेस के ऊपर बहुत पैसे, क्यों? ताकि ये सारी चीजें मिलकर के क्या कर सके, एक इमोशन को जनरेट कर सके। दूसरा सीन देखिए आप, आपको क्या लग रहा है? एक हॉरर दिखाई दे रहा है। इसमें आप पीछे का बैकग्राउंड देखिए, काला, बिल्कुल ही ब्लैक है, बाल जो है वो बिखरे हुए हैं, जो आंखें हैं उसमें एक अजीब सी वाइट सी चमक आ रही है, नेल्स हैं काफी बड़े बड़े हैं, चारों तरफ जो है वो खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक अजीब सी हंसने की आवाज आई। आपने जब देखा होगा कि जब किसी भी फिल्म डायरेक्टर को जो है क्या हॉरर का सीन दिखाना होता है तो वो क्या करता है, ज्यादातर जो है वो जो वर्क कहाँ जो है, आप कहाँ क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि उस सीन को जो है कहाँ दिखाया जाता है, रात में शूट किया जाता है उसको, थंडर स्टॉर्म दिखाए जाते हैं, ब्लैक कलर दिखाया जाता है, बहुत ही हार्श म्यूजिक, डरावना सा म्यूजिक दिखाया जाता है। क्यों? ताकि ये सारी चीजें, हम किसी को एक चाकू दिखा करके डर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जो ऑडियंस वहां पे बैठी होती है उसको डर महसूस है, उस डर को दिखाने के लिए, उस डर को फील कराने के लिए, उस इमोशन को फील कराने के लिए जो डायरेक्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करता है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, जब हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, हम किसी प्ले को पढ़ते हैं, तो एक अच्छा राइटर वो होता है, एक अच्छा ड्रामेटिस्ट वो होता है जो रीडर्स को क्या कर सके, बांध करके रख सके। और रीडर्स को बांध के रखने के लिए जो 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 ऑडियंस का जो है या फिर जो रीडर्स है उसके इमोशंस को, जो प्रोटोगोनिस्ट के इमोशंस है उससे क्या कर सके, एक कर सके, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसको ही हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो चुका होगा आपको। एक चीज और भी है, अभी अगर आपने अगर मैकबेथ को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लेडी मैकबेथ क्या करती है, जब उसका मर्डर हो जाता है, किंग डंकन का मर्डर हो जाता है, तो वो बार बार जाती है और वो अपने हाथ को धोती है, कई बार जाती है और धोती है, और वो चिल्लाती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अराबिया कैनॉट सिट इन दीज लिटिल हैंड्स। ये ये एक लाइन जो उसने कहा कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अराबिया कैनॉट सिट इन दीज लिटिल हैंड्स, उसका जो वो स्लिप वॉकिंग सीन होता है,
ये क्या दिखाता है? ये हमारे इमोशंस को जो है लेडी मैकबेथ के इमोशन से एक कर देता है। हमें उसके साथ सिंपैथी होने लगती है, हम सिंपैथाइज हो जाते हैं उसके साथ, हमें भी जो है हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो दैट टर्म इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। हम अगर इसे एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। There is a correlation between the object and events. Okay, Eliot used this phrase to describe the set of objects, a situation, a chain of events which shall be formulated of that particular emotions. मैंने आपको बताया बहुत सारे objects, सिचुएशन और इवेंट्स, इन सब का क्या होता है, बिल्कुल एक चेन होता है जो कि क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इमोशन को जनरेट करते हैं दैट द पोएट फील्स एंड होप टू इवोक इन द रीडर, ताकि जो पोएट है उसी इमोशंस को रीडर्स के अंदर इवोक कर सके। और इसको जो है पहले मतलब जो है पॉपुलराइज किया किसने, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन द इमोशन द पोएट is trying to express and the object, images or situation in the poem that helps to convey that emotion to the reader. Eliot thus determines that Shakespeare plays Hamlet was an artistic failure. और यहीं पर हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम में ही जो उन्होंने क्या कहा है कि शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट दैट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों कहा है ऐसा, हैमलेट इंटेंस इमोशन ओवरवेल्म द ऑथर्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देम through an objective correlative. In other words, Eliot feels that Shakespeare was unable to provoke the audience to feel the Prince Hamlet did through the images, actions, character, and instead only inadequate describe his emotional state through the play's dialogues. And Eliot's theory of objective query is closely related to the Imagist movement. Imagist movement, याद रखिएगा, who is the father of the Imagist movement? That the Ezra Pound is the father of Imagist movement. तो कह रहा है कि जो एलियट शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उस प्ले को जब आप पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू एलियट प्ले को जब आप पढ़ोगे तो जो ऑडियंस है, जो रीडर्स है, उसकी इमोशंस प्रिंस हैमलेट के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। प्रिंस हैमलेट के साथ जो कनेक्टिविटी होना चाहिए रीडर्स का, वो नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने जो है क्या किया है, जो डायलॉग्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो सीन्स हैं, उसको सही तरीके से उसके बीच जो है एक चेन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, कनेक्टिविटी का जो है वो लैकिंग है। सो देयर इज अ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसीलिए जो है उन्होंने क्या कहा है, द हैमलेट प्ले शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट was an artistic failure. एक और टर्म उन्होंने किया है दैट इज अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो टर्म है, ये टर्म को जो है पहली बार एलियट ने यूज किया है किसमें, मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में यूज किया है। और एक्चुअली ये जो है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये एक रिव्यू था। किसका रिव्यू था, हेर्बर्ट जे.जी. ग्रीयर्सन। हेर्बर्ट जे.जी. ग्रीयर्सन का जो है एक वर्क था, एंथोलॉजी मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ये एक वर्क था, उसका रिव्यू करते हुए उन्होंने बताया एक्चुअली एलियट ने जो है, जब सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है लाइव्स ऑफ द पोएट, इसकी वीडियो है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। जब वो लाइव्स ऑफ द पोएट डील कर रहे थे, उसमें एक सेक्शन है लाइफ ऑफ अब्राहम कॉली। जब अब्राहम कॉली के लाइफ को जब वो डील कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, साथ साथ क्या किया, जो जितने भी मेटाफिजिकल राइटर्स थे उन सारे के लाइफ्स को क्या किया, उन्होंने डील किया। और डील करके उन्होंने कहते हैं कि जो वो मेटाफिजिकल पोएट्स को बहुत पसंद नहीं करते थे, ठीक है। सो इन द लाइफ ऑफ द कॉली ही क्लब्ड ऑल द लाइव्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स है, जैसे आपके डन हो गए, हर्बर्ट हो गए, उस सेक्शन में जो है डॉक्टर
सैमुअल जॉनसन ने जो है जब वो लाइफ ऑफ कॉली डील कर रहे थे तो उसी वक्त जो है उन्होंने डन की, हर्बर्ट की, सारे लोगों की लाइफ को डील किया और वो कहते हैं कि these metaphysical poets are not so good because these poets try to mix or match all heterogeneous ideas by the use of violence. यहाँ पर वो मेटाफिजिकल कंसीट की बात करते हैं, कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनको वो पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? पसंद नहीं करने का वजह यह था कि वो कहते हैं कि वो जो टू डिसिमिलर आइडियाज हैं उनको वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मैच करते हैं, जो उनको पसंद नहीं थी। और वो कैसे मिक्स करते हैं? बाय द यूज ऑफ वायलेंस। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हर्बर्ट ने क्या, सॉरी, डन ने क्या किया है, एक लवर और बिलवर को जो है क्या किया है कि जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसको कंपेयर किया है किससे? जो कंपास होता है उससे जो है उन्होंने कंपेयर किया है। तो ये बिल्कुल आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई लवर और बिलवर के रिलेशनशिप को जो है क्या कंपास से जो है वो किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है, मैच किया जा सकता है? इसी वजह से जो है उसको वो पसंद नहीं करते थे। अगर आप इसका डीप मीनिंग देखना चाहें तो जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर आप कंपास को देखेंगे तो ये लवर और बिलवर है, इनके जो टू पेयर ऑफ लेग्स हैं, एक जो है क्या है वो लवर है और दूसरा जो बिलवर है, ठीक है। तो एलियट जो डन है वो ये बताना चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है, जो लवर और बिलवर का जो रिलेशनशिप है वो किसकी तरह है? वो बिल्कुल ही जो है कंपास की तरह है। क्यों टू लेग्स ऑफ कंपास की तरह। अगर एक लेग्स को आप लवर समझ लियो और दूसरे लेग्स को आप जो है बिलवेड समझ लियो और वो दोनों किससे अटैच होते हैं? एक नॉट से अटैच होते हैं। वो नॉट अगर खुल गई, वो रिलेशन अगर खुल गया, अगर एक भी आदमी अगर चला गया तो वो क्या हो जाती है? उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ये कितना अच्छे से जो है इसको जो है मतलब डन ने जो है समझा और बताने की कोशिश की है। जैसे आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जो लवर और बिलवर जो होता है उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से समझें कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2 + 2 = 4, बट 2 - 1 इज नथिंग। बट लिटरेचर क्या कहता है कि 2 - 1 इज नथिंग। ये सच है कि 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन अगर लवर और बिलवर में से दोनों में से कोई एक अगर चला जाता है, 2 - 1 नथिंग, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो आइडिया था डन का, मेटाफिजिकल कंसीट जिसको हम बोलते हैं, इसको डॉक्टर जॉनसन पसंद नहीं करते थे। इसीलिए जो है उन्होंने उसको के बारे में कहा है कि ये जो कंपैरिजन था वो बिल्कुल ही एप्ट नहीं था, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे मैंने बताया है, जैसे मैं यहाँ पे वही पॉइंट नंबर 2 में वही बात बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द वर्क्स ऑफ डन इन हिज पोएट्री, डन कंपेयर्स द लवर्स एंड द लेग्स ऑफ कंपास। दीज comparison are not apt comparisons and डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डज नॉट लाइक these। इस आइडियाज को जो है वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब एलियट ने उनको पढ़ा, जब डॉक्टर जॉनसन को एलियट ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि क्या सही में मेटाफिजिकल पोएट्स आर नॉट गुड, इज इट पॉसिबल? तो फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी मेटाफिजिकल राइटर्स थे उनको पढ़ा, उनके वर्क्स को पढ़ा और उनके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, अपना ओपिनियन दिया, नो, इन माय व्यू दैट द मेटाफिजिकल पोएट्स आर मार्वेलस। T.S. Eliot was looking at the criticism of Dr. Johnson. He reads the work of Donne and other metaphysical poets and says that metaphysical poets are fabulous. They have a great vision or art to compare or combine or dissimilar ideas together. He said that nobody in Romantics and Victorian has such greatness to combine these dissimilar ideas. और वो कहते हैं जब उनको पढ़ते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग सी चीज कर दी है डन ने, बहुत एक अलग चीज कर दी है डन ने और उसको बहुत पसंद करते हैं। ये फैबुलस आइडिया। अगर वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट करने का, जो चीजों को देखने का जो तरीका था, जो मेटाफिजिकल्स के अंदर था, वो रोमांटिक और विक्टोरियंस के अंदर नहीं था। Eliot has quoted several examples from the works of Donne, Cowley and to show that these writers did। और उन्होंने अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट किए डन से, हर्बर्ट से, जो डिफरेंट जो मेटाफिजिकल राइटर्स थे उनसे जो एग्जाम्पल कोट किए और बताए कि मैं जो हूँ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ों को प्रेजेंट करने का, जो चीज़ों को देखने का जो तरीका
मेटाफिजिकल्स के पास था वो रोमांटिक और विक्टोरियंस के पास भी नहीं था। दूसरा जो है उन्होंने दिया है दैट इज अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। Eliot praised metaphysical poets. He believes that Elizabeth and Jacobean writers are able to synthesize dissimilar things together and were mixed to able them and fuse them and mix them into unified one. This art is called unification of sensibility. एलियट कहते हैं, जो बात मैंने आपको अभी मेटाफिजिकल पोएट्स में बताया, कि जितने भी एलिजाबेथन पोएट थे और जो जकोबियन राइटर्स थे, उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती थी कि वो टू डिसिमिलर थिंग्स को सिंथेसाइज कर देते थे, मिक्स कर देते थे, उनको फ्यूज कर देते थे और एक नए आइडिया को जो है क्या करते थे, जेनरेट करते थे, एक नए इमोशन को जेनरेट करते थे। और यही जो है, ये जो आर्ट है टू डिसिमिलर थिंग्स को जो है क्या करना, फ्यूज करके जो है एक नई चीज को बताना, एक नए इमोशंस को बताना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर वो आगे कहते हैं कि ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एंड रोमांटिक्स एंड विक्टोरियन दीज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज नॉट प्रेजेंटेड। लेकिन जो हमारे रेस्टोरेशन है और या रोमांटिक है या विक्टोरियन है, उनमें जो है ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में नेट में पूछा गया है। उन्होंने मिल्टन के बारे में कहा है कि मिल्टन एंड ड्राइडन आर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज बट नॉट द मास्टर ऑफ सोल्स। वो कहते हैं कि जो मिल्टन और ड्राइडन है वो मास्टर ऑफ लैंग्वेज तो थे, बट दे आर नॉट द मास्टर ऑफ सोल्स। उनके अकॉर्डिंगली उनकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी आती थी, उन्हें लैंग्वेज तो बहुत अच्छा आता था उन्हें, वो लिखते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस आइडिया को जो भी वो लिखते थे उसको फील नहीं कर पाते थे, उसको महसूस नहीं कर पाते थे। किसी भी आइडिया को, किसी भी इमोशन को लिखने से पहले वो इस इमोशन को, इस आइडिया को फील नहीं कर पाते थे। उस फीलिंग, वो फीलिंग जो होती है वो लैकिंग थी, वो जो सोल की फीलिंग थी वो लैकिंग थी। इसीलिए उन्होंने ड्राइडन और मिल्टन के बारे में कहा है कि दे आर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज बट नॉट द मास्टर ऑफ सोल। एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, दिल से लिखता है, उसको महसूस कर पाता है, उसको पहले महसूस करता है फिर लिखता है। According to Eliot, Elizabethan and Jacobians have the unification of sensibility, but after the 200 and 250 years, the writer suffers from dissociation of meaning. कहते हैं वो कि जो एलिजाबेथन थे और जकोबियन थे, उनके अंदर तो ये टैलेंट था कि वो इस दो डिसिमिलर थिंग्स को फ्यूज करे और फ्यूज करके उसको फील करे और फिर उसको लिख सके। लेकिन उसके बाद 2000 वर्षों तक, 2050 250 वर्षों तक जो है ये चीजें जो है लैकिंग पाई जाती है, जिसको हम डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। लेकिन फिर वो टर्न करते हैं और कहते हैं कि लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनके अंदर जो है क्या करती है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पाई जाती है। जो लेगेसी जो है एलिजाबेथन और जोकोबियन में जो है थी, उसको जो है क्या किया है, मॉडर्न राइटर्स ने जो है बरकरार रखा है। और फिर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी चीज जो है वो एलियट के बारे में कहा है, डन के बारे, एलियट ने बहुत ही खूबसूरत सी लाइन जो है वो डन के बारे में कहा है, एवरी थॉट इज जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस फॉर डन। फिर से सुनिए, एवरी थॉट इज जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस फॉर डन। तो मैंने भले ये जो है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था और आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने पेशेंसली जो है मेरे लेक्चर को सुना, बट ओनली इन वन वीडियो मैंने फ्रॉम एंड टू एंड एलियट के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर जो है आपको ऐसा लगे जो चीज़ लैकिंग है या कोई भी चीज़ सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।